Hello students, welcome again in the online classes for quantum mechanics. This is the lecture 8 in which we will discuss about some numerical techniques and some topics which may be useful to explain the Deviation-Zermer experiment जो हम next lecture में करेंगे. अब उससे पहले अब तक जो हमने किया है थोड़ा सा हम familiarity with numbers इस lecture में करेंगे. थोड़ा सा एक टॉपिक भी करेंगे. वो टॉपिक आपका क्या होगा? देखो, de Broglie wavelength of a charged particle accelerated through a potential difference. अब ये देखो, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ना कि there are matter waves associated with every matter, ठीक है, और उसकी क्या होगी? आपकी वेवलेंथ होगी. तो सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है. when this particular electron is accelerated by the potential difference V. अब यहां पे आपने क्या लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V. V is the potential difference between two electrode and now we are having the electron. So what would be the energy and what would be its wavelength? क्योंकि वेवलेंथ तो आएगी ना. तो अभी देखो, अगर आपने V, this is your potential in volts, ठीक है, अगर आपने V से बच्चों उसको एक्सेलरेट किया है तो मुझे बताना क्या होगी? देन द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ V वुड बी, क्या होता है भाई आपका? एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एक्वायर्ड, और मुझे बताना एनर्जी कितनी एक्वायर्ड होगी. सपोज Q इज द चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल, यहां पे केस में वो E है. Q इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देन द एनर्जी वुड बी QV सिंपली. और ये एनर्जी जो एक्वायर्ड है ये किस फॉर्म में होगी? इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी आपको क्या होती है? हाफ ऑफ mv². तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं पार्टिकल की. पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? v इज इक्वल टू 2qv बाय m अंडर रूट, ठीक है. चार्ज यहां पे अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हम Q ले सकते हैं. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बजाय हम ले सकते हैं E फॉर वन इलेक्ट्रॉन 2ev बाय m अंडर रूट. क्लियर? सो दिस इज द वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन. अब मुझे बताओ व्हाट वुड बी द वेवलेंथ? देन द वेवलेंथ वुड बी, वेवलेंथ क्या होती है आपकी? h बाय p मीन्स h बाय mv. अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, h बाय m अंडर रूट 2ev. अब ये m ऊपर चला गया आपका, m अंडर रूट, ठीक है, नीचे m है तो m से m क्या हो जाएगा आपका? देन लैम्डा वुड बी इक्वल टू h बाय 2 m अंदर चला गया e v अंडर रूट. अब ये आ गया बच्चों, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस v. अब अगर आपने V से एक्सेलरेट किया है पोटेंशियल से तो वेवलेंथ आपकी आ चुकी है. और कितनी वेवलेंथ है? देखो, H की वैल्यू आपको पता है. H की वैल्यू क्या है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. M की आपको पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg. क्लियर? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. अब ये सारा इसके अंदर रखा तो मुझे बताओ ये लैम्डा क्या आएगी? इसकी आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आएगी आपकी 12.7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर डिवाइड बाय अंडर रूट V. क्योंकि V तो अभी वेरिएबल ही है ना, हमें पता नहीं है, V पे तो डिपेंड होगी, कितना V देंगे उसमें फिर आएगा. और आपको पता है 10⁻10 मीटर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम. सो दिस वुड बी 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय अंडर रूट V. ये आपका आ गया वेवलेंथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V. तो V की वैल्यू पुट करो, इसके अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है. अभी हम और नंबर्स, जैसे नंबर मैंने बताया कि आपने देखो जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? द एनर्जी क्वांटम ऑफ लाइट, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन वुड डिपेंड्स अपॉन द न्यू. ये देखो, यानी अब अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? आपका रेडियो वेव से लेके माइक्रोवेव से लेके विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्स रेज, ये पूरा आपका क्या है? सबकी एक आपकी रेंज है, किसकी? फ्रीक्वेंसी की है, और हर फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ भी है। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए ना कि फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होता है, वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होगा। और अब आपको ये भी पता है कि फॉर एवरी न्यू वी आर हैविंग द एनर्जी, और एनर्जी किस में होती है? आपकी एनर्जी जूल में होती है, या जब छोटे लेवल पे एनर्जी चली जाती है तो वो हम किस में लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है? 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मुझे बताओ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का स्केल क्या होगा, कि आपको पता तो होना चाहिए कि विजिबल रेडिएशन का अगर फोटोन है तो उसकी कितनी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, एक्सरेज है तो उसकी कितनी होगी। तो अलग अलग पार्टिकल्स का, तो अब आप ये देखो, आपके सामने एक इमेज है बच्चों, पर वेवलेंथ्स हैं। तो आप ये देखिए वेवलेंथ्स का जो ऑर्डर है वो 1 किलोमीटर से लेके 1 पिकोमीटर तक है। पिकोमीटर आपका क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। तो आप ये देख सकते हैं स्पेक्ट्रम कैसे कैसे, एक नंबर का तो जरूरी है ना हमें पता होना बच्चों। अब ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या रेंज देखें तो जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें दिखाई हुई 1 मेगाहर्ट्ज, जो रेडियो वगैरह आप सुनते हैं, जो पहले एफ जो आते थे ना, AM FM, ये सारे इसी रेंज में काम करते हैं। मेगाहर्ट्ज की आप सुन रहे हैं बाल भारती, है ना? याद है कुछ हो कि इसकी मीडिया रेंज इतना मेगाहर्ट्ज पे है? कुछ याद है? चीज़ें आती थी बच्चों। अब तो कहाँ रेडियो चलते हैं, अब तो जो है मोबाइल है, तो FM भी नहीं चलता, अब तो FM भी सिर्फ गाड़ियों तक ही लिमिटेड है। अब आप देखें फ्रीक्वेंसी की रेंज भी पूरा आपका ये विजिबल रेडिएशन में जब आएगा तो 10⁻15 के अराउंड, ये देखो 10⁻14 टू 10⁻15, ये देखो ना विजिबल रेंज में। आप ये देखें मैंने विजिबल रेंज का थोड़ा सा बढ़ा करके नीचे दिखा रखा है, टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज का मतलब है 10⁻12। तो आप ये देखें कि 10⁻13 की फॉर्म में आपका विजिबल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, इतने हर्ट्स, इतने ज्यादा है। और एक्सरेज का तो देख लो कहां पे जाके हो जाता है। अब एनर्जी, अब ऊपर वाले फिगर में आप देखें कि एनर्जी मैंने दिखाई हुई है बच्चों। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहां? देखो विजिबल रेडिएशन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है ना बच्चों, वो विजिबल रेंज में आती है, और विजिबल में भी किसमें? रेड कलर्स की है वो। अगर आप विजिबल में वॉयलेट कलर की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है, तो वहां पे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप सोच सकते हो कि जो एटम्स के जो एनर्जी लेवल हैं, कि अगर वो इतने गैप में होंगे, 2 के गैप में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप में होंगे, तो किस रीजन में वो आपकी वेवलेंथ जो है या फ्रीक्वेंसी इमिट करेंगे? वो विजिबल रीजन में करेंगे। तो ये नंबर्स का पता होना हमें बहुत जरूरी है। और अब देखो जो नीचे वाली फिगर्स में लिखा हुआ है, जो दिखाया हुआ है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। इसमें देखें आप बिल्डिंग जो बहुत, जो रेडियो जो नहीं, साउंड वेव्स जो चलती हैं, साउंड वेव्स, तो वैसे ही फिर ह्यूमंस, फिर ऐसे जो हनी बी दिखाया हुआ है, पिन पॉइंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एटॉमिक न्यूक्लियाइस। और सबसे नीचे आप देखें, सबसे नीचे देखो ये टेम्परेचर ऑफ बॉडीज इमिटेड बाय द वेवलेंथ। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने किया था ना, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेल्प से ही हम ये पता कर सकते हैं बच्चों की टेम्परेचर पर। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया था कि सन ब्लैक बॉडी है, लेकिन आपको पता है कि उसका टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं? उसका टेम्परेचर बच्चों ये नहीं है कि हम थर्मोमीटर लेके वहां पे गए और जब हमें पता चला, नहीं, हम यहीं पे उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसके ग्राफ से हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या है, तभी तो सन का टेम्परेचर पता चलता है। तो आप एक चीज देखो, ये फिजिक्स, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसी से ही सारी जो रियलिटी है वो निकल के आती है। ठीक है, वो ऐसे ही अब हम बाकी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हाँ बच्चों, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, अब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में जितना भी पढ़ा है, जैसे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, फिर हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा। कॉम्पटन इफेक्ट को बहुत बार हम कॉम्पटन स्कैटरिंग, जो कि वो स्कैटरिंग थी ना आपकी वेवलेंथ की, कि स्कैटर्ड हो रही थी आपको इंटरेक्शन के बाद जो वेव्स हैं, तभी हम उसको बहुत बार कॉम्पटन स्कैटरिंग बोल देते हैं। फिर आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो हमने आज ही किया है, तो इनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो जैसे मैंने अब तक बताया है बच्चों कि फिजिक्स का रोल जो है तब आता है जब आपको नंबर्स की फीलिंग आने लगती है कि फोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, वेवलेंथ है, वेवलेंथ का क्या नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या नंबर है। अगर एनर्जी इन ईच फोटोन
उसमें आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल का क्या नंबर है, वो नंबर का आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्लाइड फील्ड में नंबर्स ही काम आते हैं। क्लियर बच्चों? और इसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी तो जैसे आपके फाइनल एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर क्वेश्चन के साथ 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल आता है। और उसके बाद आप एमएससी में भी जाएंगे बच्चों, जो एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहां न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ना वो भी कंसेप्ट के आते हैं, वो भी हम आज करेंगे कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। फिर आप जो है अगर एमएससी में कुछ बच्चे आईआईटीज हैं, आपको पता है कि जो एमएससी जो आईआईटीज भी करवाती है ना, तो बहुत बच्चे उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स कोई अलग से थोड़ा सिलेबस है, उनका सिलेबस यही है, बस फर्क क्या है कि अगर हम उसी टाइम पे इसके न्यूमेरिकल्स कर लें तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और वो एग्जाम भी हमारे लिए जो क्लियर करना ईजी हो जाता है, अगर हम टाइम पे न्यूमेरिकल कर ले तो बच्चों। तो हम वही इसीलिए हम आईआईटी जेएम के भी न्यूमेरिकल्स कुछ लेंगे, आपके बीएससी में जो आते हैं वो भी लेंगे, और कंसेप्ट में और कंसेप्ट्स का आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। क्लियर है ना बच्चों? तो हम अभी देखो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में तो आपको पता ही है क्या है, E = h nu, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने कोई भी सॉलिड लिया, मेटल लिया, जिसके अंदर क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद सम बाइंडिंग एनर्जी इनसाइड द सॉलिड्स, तो सपोज दैट इज अ वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय Fi, ये आपका वर्क फंक्शन है। अब when light of suitable frequency falls on the solid in which there are electron, then what happens? When this frequency, मैंने suitable word क्यों यूज किया? Because nu must be greater than nu naught, threshold frequency। ये क्या है भाई? जब आपका इंसिडेंट फोटोन आया तो अब आपको तो पता है ना फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है? h nu। If this h nu is greater than psi, only then there would be emission of electron। कब आपका क्या होगा? emission of electron होगा ना बच्चों। तो emission of electron को हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला है। और जो emission, अब एक बात आओ, इंसिडेंट एनर्जी कितनी आई? h nu, इंसिडेंट एनर्जी h nu थी, कितनी यूज होगी इसमें? जो इलेक्ट्रॉन ने बाइंडिंग एनर्जी में यूज की वो आपकी की psi। अब उसके बाद जो बाकी एनर्जी बची वो किसकी फॉर्म में जाएगी? उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, हाफ ऑफ mv²। तो यहां सिंपल आपका एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाएं, कितनी एनर्जी आई थी? h nu एनर्जी आई थी, ये किसकी फॉर्म में चली गई? सम एनर्जी स्पेंड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ Phi। ये देखो, ये हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन किया था ना बच्चों। अब इसी के अंदर एक चीज देखो, जो साई है, सो साई इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मे बी रिटन एज h nu naught, ये लिख सकते हैं हम, वेयर nu naught इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हुई थी? हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू h nu माइनस h nu naught। अब जब हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये किया था, ट्यूब के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, अब ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर कर सकते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी आई, अब हम उसको स्टॉप करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको याद है ना कि जब आप रिवर्स डायरेक्शन में आप फील्ड लगाते हैं तो वहां पे रिवर्स डायरेक्शन में जब आप वोल्टेज लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हम रोक सकते हैं। तो एक ऐसा फील्ड, मान लो सपोज V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है आपको कि जिसपे आपका करंट रुक गया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब करंट कब रुकेगा? व्हेन द एनर्जी, देखो अब एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल वो क्या होती है? एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल EV0। When this EV0 becomes equal to the half mv², then there would be a no flow of current inside the tube। Clear? ये याद है ना आपको? तो यहाँ पे अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में लिखें, so the maximum kinetic energy, देखो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी that should be equal to EV0। ये कुछ याद है ना जो हमने किया था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम, या आपका अब हम लगाएंगे मैक्सिमम, दैट मस्ट बी इक्वल टू EV0। तो यानी EV0 से, यानी हम V0 से यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी निकाल सकते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? ये जो हम न्यूमेरिकल अप्रोच जितनी भी करेंगे, ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके उसी बुक्स हैं जो मैंने आपको शेयर किया था, यूनिवर्सिटी फिजिक्स सेल्स एंड जिमेंस की। क्लियर? अभी हम देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में अगर इक्वेशन लिखते हैं, दिस इक्वेशन में बी रीड रिटन एज EV0 इज इक्वल टू h nu
माइनस एच न्यू नॉट, ये लिख सकते हैं बच्चों, ये हमने किया भी था। तो अब ये कैसे लिख सकते हैं हम, सपोज वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वी नो दैट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ न्यू क्या आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो न्यू भी चेंज होगा, लेकिन अब कैसे, एच बाय, देखो इसी को यहाँ पे ले जाओ, एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। एच न्यू नॉट आपका क्या वर्क फंक्शन है, वी नॉट एच बाई ई न्यू माइनस, दिस इज योर वर्क फंक्शन बाई साइड। अब एक चीज देखो, मैं आपको ये इसलिए बच्चों मैंने आपको दोबारा बताया है, न्यूमेरिकल्स में देखो यही। अब एक चीज देखो यहाँ पे h बाई ई कॉन्स्टेंट है, साई बाई ई कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, तो उस केस में क्या होगा, द वी नॉट इज हैव द लीनियरली डिपेंडेंस ऑन न्यू। तो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ ये देखो, अगर हम प्लॉट करते हैं बच्चों वी नॉट वर्सेस न्यू, तो एक देखो आपको पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही होगा, सपोज इट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बाद ही आपका वी नॉट की जरूरत पड़ेगी एंड दैट वुड बी योर स्ट्रेट बिहेवियर। क्लियर। अगर हम इसको एक्स्ट्रा वापस उल्टी डायरेक्शन में अगर रीप्लॉट करते हैं तो ये आपका कट करता है कहाँ पे, ये माइनस वी नॉट पे, और ये आपका सपोज इट इज योर माइनस वी नॉट, और ये आपका क्या आ जाएगा फाई बाई ई। ये हमारा पर्पस क्या है, पर्पस एक बात देखो बच्चों, अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हम H की वैल्यू और E की वैल्यू निकाल सकते, वो हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये रिविजिट था आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम डायरेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो किसका नंबर क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, ये आपका न्यूमेरिकल 1 है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट एक बार देखो, अ लेजर पॉइंटर, एक लेजर आपके पास है, लेजर पॉइंटर विद द पावर आउटपुट। अब उसमें देखो लेजर आप कभी भी देखोगे ना तो उस पर पावर लिखा होता है, वो कितनी पावर का है, वो नंबर है पावर आउटपुट ऑफ 5 मिली वॉट। मिली आपको पता है 10⁻³ वॉट आपकी पावर की यूनिट है। इमिट्स रेड लाइट, वो रेड लेजर है जिसकी वेवलेंथ आपकी क्या है 650 नैनोमीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, देखो नैनो का मतलब क्या है, वो नैनो इंटू 10⁻⁹, तो इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 6500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, दोनों सेम ही स्टेटमेंट है बच्चों, 6500 एंगस्ट्रॉम। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। अब आपको पता है कि जो आपका लेजर है वो लाइट तो इमिट करता ही है, और लाइट के अंदर क्या है फोटोन। एक तो आपको निकालना कि हर फोटोन की एनर्जी क्या होगी, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका मोमेंटम। क्लियर, ये मोमेंटम का रिलेशन आपको पता है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या, हाउ मेनी फोटोन्स डज द लेजर पॉइंटर इमिट्स ईच सेकेंड। अब वो जो नंबर ऑफ फोटोन तो उसने छोड़े, अब वो कितना नंबर है ये उसी का न्यूमेरिकल है। देखो बहुत आसान है, नंबर्स के साथ कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। अब आपको पता है मोमेंटम क्या होता है भाई, P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा। ये तो आपको क्लियर है ही। H आपका है 6.62 इंटू 10⁻34। H की यूनिट क्या, देखो यूनिट जरूर लिखो बच्चों, जूल सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या आपका 6500, सब SI में ले जाओ, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू, नहीं ये मोमेंटम अब कितना है इसको हम सॉल्व करेंगे, जूल सेकेंड बाय मीटर, ये सब SI यूनिट है। तो यहाँ पे आपकी SI यूनिट आ जाएगी, जो वैल्यू आई इन दोनों को सॉल्व करके आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना बच्चों, ये वैल्यू आई 1.02 × 10⁻⁷, और ये आपकी मोमेंटम की यूनिट है। क्लियर, अब ये आया मोमेंटम उसका। अब अगर एक बार देखो, अब आपको नेक्स्ट निकालना, हाउ मेनी फोटोन्स डज द लेजर पॉइंटर इमिट्स ईच सेकेंड। पहले तो एक चीज देखो, हर फोटोन, भाई हर फोटोन में कितनी एनर्जी है, और जो लेजर है हर सेकंड में कितनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। देखो लेजर का तो दिया हुआ है ना, लेजर का पावर आपको पता है। अब हम बी करते हैं, बी तो बी हम कैसे करेंगे, आपको पता है पावर क्या होती है भाई, पावर वुड बी द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी एनर्जी डिवाइड बाय टी। तो आपका एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी इन 1 सेकेंड, हम डायरेक्ट यहाँ निकाल देते ना, एनर्जी इमिटेड बाय द लेजर इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में मुझे बताओ बच्चों एनर्जी कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू, एनर्जी वुड बी यूर P, पावर कितना आपका 5
मिली वॉट क्या होता है आपका 10⁻³ और वॉट सेकंड को अब हम लिख सकते, देखो वॉट सेकंड ऐसा यूनिट है तो उसकी ऐसा यूनिट आपकी होगी जूल के अंदर। ये क्लियर है बच्चों? तो ये आपका आया एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकंड बाय द लेजर। ये टोटल एनर्जी आ गई है, किस में आई है? जूल में। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट वहां होती है। तो कैसे आएगा? वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो मुझे बताओ 1 जूल कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, तो यहीं पे कर दो 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से बच्चों। 5 डिवाइड बाय 1.6, ये वैल्यू आई आपकी 3.125 इंटू 10⁻16। ये कितना है आपका? क्योंकि 19 ऊपर प्लस हो गया, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने निकाल दिया, देखो एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकालो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E = h न्यू। क्लियर बच्चों? और h न्यू क्या होगा यहाँ पे? h न्यू दिया क्या हुआ आपका? लैम्डा। सो और रिलेशन क्या है न्यू एंड लैम्डा में? वी नो दैट C = न्यू लैम्डा। ये रिलेशन तो आपको पता है ना? तो न्यू वुड बी C by लैम्डा, सो दैट वुड बी C by लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू आपकी क्या है? 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। C आपका क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा आपका क्या है? लैम्डा दिया हुआ है बच्चों 6500 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। क्लियर बच्चों? तो यहां से अब एक चीज देखो, ये यूनिट्स भी मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आपका बचा क्या? जूल ही तो बच गया क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं हम। अब इसका जो नंबर आएगा, अब ये नंबर सॉल्व करो, ये आएगा जूल में। नंबर आया आपका 3.06 × 10⁻⁻19 जूल। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो बच्चों, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ रेड लेजर वो कितनी आई? 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि रेड लाइट की जो फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 1.91 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती है नंबर ऑफ फोटोन्स की। तो अब आपको पता है टोटल एनर्जी लेजर कितनी छोड़ रहा है अभी 1 सेकंड में? 3.122 × 10⁻⁶। हर फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे बच्चों? हाँ बताओ बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे? देखो नंबर ऑफ फोटोन्स emitted by the laser in a 1 second is equal to, देखो टोटल एनर्जी emitted in 1 second, टोटल एनर्जी क्या है? 3.12 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अ 1 सेकेंड। देखो ये 1 सेकेंड में एनर्जी है, डिवाइडेड बाय, सो द नंबर ऑफ फोटोन वुड बी एनर्जी इन अ 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल बच्चों, 16 फोटोन इन 1 सेकेंड। अब देखो बच्चों नंबर ऑफ फोटोन क्या है आपका? 1.63 × 10⁻16। अब 1 सेकंड के अंदर कितने फोटोन निकले आपके? 10⁻16। यानी जब हमने लेजर ऑन किया तो सेकंड तो आपको पता ही कितना बड़ा होता है, और सेकंड के अंदर 10⁻16 यानी इतने ज्यादा फोटोन वहां से निकल गए। एक बात है, जो आपकी बल्ब की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, वो जो ऑन ऑफ होता है 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऑन ऑफ होता है, वो तो हम कभी देख नहीं पाते। तो आपको लगता है कि जो लेजर से जो फोटोन निकलेंगे हम वहां पे डिस्क्रीटनेस फील कर पाएंगे कि वो जो लाइट है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो बंडल्स की फॉर्म में फ्लो करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हम ऐसा इसलिए फील नहीं कर पाते बच्चों, जो कंटिन्यूस नेचर है, क्योंकि जो फोटोन्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें लाइट जो है वो कंटिन्यूस दिखाई देती है। क्लियर बच्चों? तो ये न्यूमेरिकल क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, वाइल कंडक्टिंग अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट विद लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी फोटो यानी इलेक्ट्रॉनिकल के आ ही रहे हैं, यू फाइंड दैट a reverse potential difference of 1.5 volt is required to reduce
द करंट टू जीरो। समझ में आया? यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक फ्रीक्वेंसी डाली तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही। अब उन इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रोकना है यानी फोटो करंट को जीरो करना है तो क्या आएगा? वहां स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म आपको आती थी ना, पता है ना कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ 1.25 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द करंट टू जीरो, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप निकालो और मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। यहां देखो आपको पता है बच्चों की स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या है, ई वी नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है? आपकी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये आपकी होती है ना काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू किसका इक्वलिटी थी वो? ई वी नॉट, वेयर ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कितना आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वी नॉट आपका दिया ही हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 1.25 वोल्ट। क्लियर बच्चों? वोल्ट और कूलम में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका जूल बन गया SI में। अब ये जूल में यूनिट आई है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे देन इट इज डिवाइडेड बाय द E, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ गया? ये 1.25 eV। ये देखो ये आपका आया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1.25 eV। अब बात आई कि मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड तो आप यहां से निकाल ही ना सकते हो कि आपका देखो ये आ चुका है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 E, सो हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बच्चों? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय m करो, उसका अंडर रूट कर दो, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आया बच्चों 6.63 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये आपका आया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या क्लियर है बच्चों? ये काइनेटिक एनर्जी का आपका न्यूमेरिकल था। ऐसे ही अब हम थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। अब थर्ड न्यूमेरिकल भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का है बच्चों। देखो इसमें क्या, फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, जो भी आपने मटेरियल लिया है, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट यू मेजर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक्चुअली में यहां हम कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट। देखो उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या लिया? एक मटेरियल लिया, वो मटेरियल उस ट्यूब के अंदर है बच्चों। ट्यूब के अंदर हम डालेंगे लाइट, लाइट किसकी डालेंगे? अलग अलग वेवलेंथ की या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की। आप सोचोगे कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम कैसे लाते हैं? तो देखो इसके लिए बड़ा सिंपल, आप व्हाइट लाइट लो, उसके आगे कलर फिल्टर लगा दो बच्चों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ना, करना होता है। अभी आप आ नहीं पा रहे हैं, आपकी लैब में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे तो इसको कर पाते होंगे अपने अपने कॉलेजेस में जो भी है। तो अब यहाँ जब व्हाइट लाइट आएगी तो अलग अलग हम फ्रीक्वेंसी, अलग अलग हम कलर के फिल्टर लगाएंगे, तो उससे जो लाइट आएगी वो कलर्ड लाइट आएगी। और मैंने आपको बताया था ना कि हर कलर के लिए अलग वेवलेंथ है या अलग फ्रीक्वेंसी है। देखो आपके जो फिल्टर्स मैंने अलग अलग दिखाई, और ये एक्सपेरिमेंट भी आप देख पा रहे हो कैसे एक्सपेरिमेंट चलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट मानो आप अपने आप ही कर रहे हो। तो देखो आपने एक्सपेरिमेंट किया, मटेरियल ले लिया, वो अंदर सेट ही है बच्चों। अब आपने लाइट के बाद फिल्टर्स अलग अलग चेंज किए, यानी जो कलर्स के फिल्टर वो अलग अलग चेंज किए, तो हमारे पास जो वेवलेंथ वो अलग अलग आई ना। तो हर वेवलेंथ के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर। वो तो आपको पता ही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। देखो ना यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? ये लैम्डा है बच्चों। लैम्डा अगर आपकी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ा वो इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि वी नोट पे, यानी वी नोट लैम्डा 600 नैनोमीटर पे अराउंड रेड की वेवलेंथ है ना ये, तो रेड पे आपकी आई 1.0, तब आप चले गए 400 पे, 400 नैनोमीटर पे आई 2.0, 300 नैनोमीटर पे आई 3.0। अब इससे निकालना क्या? इससे निकालना आपका वर्क फंक्शन और H। अब हमें H की वैल्यू नहीं पता है, आपको क्या लगता है H की वैल्यू सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आ सकती है? वो आप यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? वही इक्वेशन देखो जो आपने अभी मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखी ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन क्या थी आपकी? V नॉट इज इक्वल टू H बाई E फ्रीक्वेंसी माइनस साई बाई E। क्या है? क्लियर है? साई आपका वर्क फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां तीनों वैल्यूज के लिए देखो इस पे हम निकालेंगे न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3। क्लियर?
तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे न्यू 1 की वैल्यू कहीं, मान लो न्यू 1 है, ये न्यू 2 है, ये न्यू 3 है, सब के लिए हम पोटेंशियल्स की वैल्यू, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो ये वैल्यू जो आएगी हम इसको प्लॉट कर देंगे बच्चों। तो प्लॉट करने के बाद अब एक चीज देखो, प्लॉट करने के बाद यहाँ जो वैल्यू आई ये आपका क्या आया, साई बाई ई, ये जो वैल्यू आई ये तो आपने किया है ना। और एच कहाँ से आएगा, अब एच देखो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप आपका क्या आएगा, h बाई ई। ये आप एक्सपेरिमेंट में करते हो। चलो हम एक वैल्यू एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन सकती हैं इसकी, नहीं देखो V नॉट की वैल्यू रखो इस इक्वेशन में, 1.0 वोल्ट इज इक्वल टू h आपको नहीं पता है, एक बार मान लो h नहीं पता है, E तो आपको पता ही है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल सकते हो, C बाई कितना, ये 600 नैनोमीटर माइनस 5 भी हमें नहीं पता है, क्लियर, डिवाइड बाय ई हमें पता है बच्चों, ई पता है। तो दो, अब यहाँ पे 2 अननोन, देखो 2 अननोन है ना हमारे लिए बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में जो निकालने, तो एक इक्वेशन और हमें चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन आप लिख लो 2.0 इज इक्वल टू, देखो अब h बाय h नहीं पता है, ई हमें पता है, न्यू इसके लिए निकालो C बाय 400 नैनोमीटर माइनस साई हमें नहीं पता है, डिवाइड बाई ई हमें पता है। तो अब 2 इक्वेशन आ चुकी है, दोनों इक्वेशन से हम h की और साई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप अपनी खुद निकाल न्यूमेरिकल। अब तो सिर्फ नंबर ही रखने हैं आपको, नंबर रखने तो यहाँ पे h की भी वैल्यू आ जाएगी और साई की भी वैल्यू आ जाएगी। और यही एक्सपेरिमेंटल मेथड है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिससे हम h की और साई की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर बच्चों, अब हम और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। तो फर्स्ट आंसर आपका इसका, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका है यूज लाइट ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी, नेक्स्ट ऑप्शन है यूज लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, सी आपका यूज लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, डी आपका यूज अ मेटल सरफेस विद द लार्जर वेव फंक्शन। इन ईच केस जस्टिफाई योर आंसर। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको इसके अंदर क्या निकालना है कि आप कैसे काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी, ये तो जितनी ज़्यादा एनर्जी फोटोन इंसिडेंट की आएगी उसी पे डिपेंड है ना। ये तो बात क्लियर है कि नहीं। तो इसमें देखो साफ क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन में एक बार हम हर ऑप्शन को स्टडी करते हैं। ए क्या दिया हुआ, यूज लाइट ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी। आप एक चीज देखो, इंटेंसिटी से क्या होता है, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। ये बात मानते हो ना। इसलिए इससे हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका यूज लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर है ना कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, वर्क फंक्शन तो सेम है, तो बाकी एनर्जी किस में गई, काइनेटिक एनर्जी में गई ना। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर। तो ये ऑप्शन सही लगता है, लेकिन हम नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका है यूज लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अरे लॉन्गर वेवलेंथ का तो मतलब कम फ्रीक्वेंसी करना हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो हो सकता है हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे चले जाएं और आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट आए ही ना, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है यूज अ मेटल सरफेस विद अ लार्जर वेव फंक्शन। एक चीज देखो, लार्जर, अब हम अगर एक मेटल चेंज कर दें, लाइट हमने वही रखी, मेटल अगर हमने चेंज कर दिया कि जिसका ज्यादा वर्क फंक्शन है, ज्यादा वर्क फंक्शन का मतलब ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, तो एनर्जी तो वैसे ही कम बच जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ज्यादा नहीं होगी इस केस में। क्या क्लियर है बच्चों। तो ये अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अब ये कैन कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब ये कॉम्पटन स्कैटरिंग का है बच्चों, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग, कैन कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स विद द प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल सपोज ए बीम ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टेड एट द लिक्विड हाइड्रोजन। अब एक चीज देखो बच्चों, क्वेश्चन तो ये सही है, अब मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर हो सकता है। आप देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। जो आपकी एक्सरेज की जो एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। पता है प्रोटॉन्स को निकालने, प्रोटॉन्स आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस के अंदर
तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर में होती है बच्चों। तो कैसे निकाल सकते हैं, वो उसके लिए फ्री रहे ही नहीं, तो प्रोटॉन्स आपके निकल के नहीं आएंगे। तो उसको तोड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए बीम की, तब आप प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ नहीं निकाल सकते आप। तो उसके लिए तो हमें पार्टिकल ही चाहिए, क्योंकि फोटोन को एक यहाँ पे पार्टिकल हम ट्रीट करेंगे, तो उसको निकालने के लिए एक पार्टिकल कोलाइड करेंगे, तभी वो निकल सकते हैं वहाँ से। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, अ क्लीन निकल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 235 नैनोमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस। ये तो आपको पता ही है बच्चों। नहीं, ये देखो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर है कि एनर्जी आप निकालो 235 के इक्विवेलेंट hν निकालो, ये hν आ गई इंसिडेंट एनर्जी। इसके बाद एनर्जी निकल में नीचे टेबल में दिया हुआ 5.1 उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास जितनी एनर्जी बचेगी वो सारी काइनेटिक एनर्जी बचेगी बच्चों। क्या ये क्लियर है? आप करके देखो अपना न्यूमेरिकल ये, ठीक है। अब आओ देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है एन एक्सरे विद द वेवलेंथ ऑफ 0.100 nanometer collides with the next electron that is infinitely at rest. The X-ray's final wavelength is 0.110 nanometer. What is the final kinetic energy of the electron? आप देखो इसके अंदर, हाँ इस न्यूमेरिकल में आपने क्या देखा स्टेटमेंट में कि इंसिडेंट जो फोटोन आया वो उसकी वेवलेंथ क्या थी 0.100 नैनोमीटर। इंटरेक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, फोटोन कहीं और चला गया। आपको पता है फोटोन की जो वेवलेंथ है वो बड़ी हो जाएगी बच्चों, तो जो बड़ी होगी कितनी, अब न्यूमेरिकल में दी हुई है 0.110 नैनोमीटर। अब उस केस में आपकी 0.1, अब इस केस में आपकी 0.110 नैनोमीटर है। और इलेक्ट्रॉन की बताना व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन। मुझे बताओ रेस्ट मास एनर्जी क्या थी, m0c²। आफ्टर कोलिजन रेस्ट मास एनर्जी भी रहेगी, और बाकी इसके अंदर जो एनर्जी आएगी, मुझे बताओ बच्चों एनर्जी आई कहां से? वो एनर्जी सिर्फ इस फोटोन ने जितनी एनर्जी लूज की उसी से आई ना बच्चों, और सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो सिंपल हमें निकालना है कि यहाँ पे hν कितना है, यहाँ पे hν कितना है, इसका डिफरेंस कितना है। तो हम एक बार वो निकालना है ना बच्चों आपको, तो यानी यहाँ से आपको निकालनी है। पहले देखो, पहले आप ये देख लो ना वेवलेंथ का डिफरेंस क्या है। वेवलेंथ का डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे, डेल्टा लैम्डा आप निकालो वेवलेंथ का डिफरेंस। डेल्टा लैम्डा कितना है आपका 0.110 माइनस 0.110, ये कितना होगा 0.010 नैनोमीटर। ये चेंज इन वेवलेंथ है। अगर ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, चेंज इन फ्रीक्वेंसी c बाई डेल्टा लैम्डा, और c आपका क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई लैम्डा कितना आपका 0.010 × -9 मीटर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से ये हमारा आया, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेशन करके आपका आया देखो 10⁻⁹, ऊपर जाके कितना हो गया 10⁻⁹, तो 10⁻⁸ 8 + 9 17, और यहाँ पे कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 है तो 100 से और डिवाइड हो गया, ये 100 से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपका 15, तो ये आपका हो गया 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्लियर बच्चों? तो ये अब इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी आएगी वही आपकी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। E = hν, h आपको पता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड है, मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज में है, ये आपका जूल सेकंड है। अब ये किस में आएगा, सारा ये जूल में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हर्ट्ज क्या था 1/सेकंड, 1/सेकंड से सेकंड कैंसिल। क्लियर? तो ये जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय ये क्या आएगा, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने किया 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने के बाद आपका काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की आई 1.13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो ना, किलो का मतलब 1000 है, 1.13 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी आई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कॉम्पटन स्कैटरिंग की हेल्प से, अगर इतना चेंज ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक्सरेज विद इनिशियल वेवलेंथ 0.0665 नैनोमीटर अंडरगो कॉम्पटन स्कैटरिंग, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाउंड इन द स्कैटर्ड एक्सरे
एट विच स्कैटरिंग एंगल इज द वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड। आपको पता है मैक्सिमम जो चेंज है, मैक्सिमम चेंज तो एग्जैक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, और वो क्या होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ होता है, और ये तो कांस्टेंट है बच्चों। तो मैक्सिमम चेंज आप कैलकुलेट करो, तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 0.0714 नैनोमीटर। क्लियर? ये आप सॉल्व करो बच्चे, खुद सॉल्व करो। वैसे मैंने बता दिया कि कैसे ये सॉल्व होगा। ये तो कॉम्पटन वेवलेंथ का आपको जो कांस्टेंट है बस वही रखना है। लास्ट आपका है फोटोन विद द वेवलेंथ लैम्डा 0.0900 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज initially at rest. If the photon scattered in the backward direction, what is the magnitude of linear momentum of the electron just after the collision with the photon? तो ये जो है आपको अपने आप अटेम्प्ट करना है बच्चों। जो मैंने बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के तो हमने न्यूमेरिकल्स पहले किए ही हैं, आज जो पहले हमने किया था। तो यहाँ पे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक ऑर्डर पता चला कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे वोल्टेज से तो वहाँ एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी। तो आपको पता चल गया कि दीज आर नोन एज द मैटर वेव्स। अब हमें उसी मैटर वेव्स को कंफर्म करना है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब तक हमने जो किया ना एक्सपेरिमेंटली तो चल रहे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करें, तो एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे हम, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।